अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। और ये क्या होगा, हमारा वन शॉट लेक्चर होगा। किसके हवाले से? एमडी केट के हवाले से। और जिसके अंदर हम बुक कवर करेंगे सिंध की, पंजाब, केपी के, ठीक है, बलूचिस्तान वगैरह, और एनसीईआरटी भी। इसके अंदर हम इंडिया की जो बुक है उसको भी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कवर करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन किसके अंदर हम पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन, दूसरे ऑर्गेनिज्म की नहीं कर रहा बाद में। तो रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन, तो स्टार्ट करते हैं। भाई देखें, रिप्रोडक्शन मींस क्या होता है? इसकी मीनिंग होती है कि जानदार अपनी तादाद बढ़ाए, जानदार अपनी तादाद बढ़ाए, जानदार अपने जैसे दूसरे जानदार पैदा करे, जानदार अपनी क्या बढ़ाए? तादाद बढ़ाए। इसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। भाई देखो, ह्यूमन जो है वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते? तो जैसे इंसान खुद होता है वैसे उसके क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं? देख लें, 6 प्रोसेस है हमारे पास। एक होता है गेमेटोजेनेसिस। क्या होता है हमारे पास? गेमेटोजेनेसिस। दूसरा हमारे पास क्या होता है? इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। तीसरा क्या होता है हमारे पास? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। चौथा हमारे पास क्या होता है? इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? गेस्टेशन। गेस्टेशन का दूसरा नाम क्या होता है? डेवलपमेंट, ठीक है। और आखिर में क्या आता है? पार्चुरेशन। तो ये आपको स्टेप याद होने चाहिए। अभी देखते हैं भाई, गेमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, ठीक है। अभी मेल गेमेट कौन सा होता है हमारे पास? स्पर्म होता है। और फीमेल गेमेट कौन सा होता है? ओवम होता है। स्पर्म याद रख लें, सिमालेस्ट सेल होता है। क्या होता है? सिमालेस्ट सेल होता है। और दूसरा ये याद रख लें, ये मोटाइल सेल होता है। ये वाहिद वो सेल है जो क्या करता है? हरकत करता है। किसकी मदद से हरकत करता है? फ्लैजिला की मदद से। इसके अंदर क्या होता है? फ्लैजिला, जिसकी वजह से ये क्या करता है? हरकत करता है। ओवम क्या होता है? ये लार्जेस्ट सेल होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट सेल। इसे हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल। मीन्स के इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी एक खासियत रखी है कि जिससे मुख्तलिफ तरह के सेल क्या हो सकते हैं? पैदा हो सकते हैं। भाई देखो, ओवम से ही पूरा एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल हैं। भाई बोन का सेल, बच्चे के अंदर हड्डी का सेल भी है, लिवर का भी है, किडनी का भी है, हार्ट का भी है, ब्रेन का सेल भी है। तो ये सारे सेल क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। बोन के सेल में 20% वाटर होता है। और ब्रेन के सेल, न्यूरॉन में कितना होता है? 90 to 95% वाटर होता है। तो ये याद रखने की, ये टोटीपोटेंट सेल होता है जो मुख्तलिफ तरह के सेल को बनाने की खासियत रखता है अपने अंदर। इसके बाद क्या होता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बारे में याद रखना है कि मेल का जो सीमन होता है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड इंटर होता है किसके अंदर? फीमेल के विजाइना के अंदर। किसके अंदर? फीमेल की विजाइना के अंदर। ये याद रख लेना है आपने। रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो मेल का होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीमन, ठीक है। और विजाइना के बारे में एक बात याद रखनी है आपने, इसे बोलते हैं कॉप्युलेटरी, ओप्यूलेटरी केनाल। इसे क्या कहते हैं हम? बर्थ केनाल। इसे क्या कहते हैं? बर्थ केनाल। और यही क्या करती है? पेनिस को रिसीव करती है। रिसीव ऑफ पेनिस इसके जरिए होता है, विजाइना के जरिए, ठीक है। और इधर से क्या होता है? फीमेल बच्चे को एक जन्म देती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर। देखो, जब मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो होता है, स्पर्म जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजाइना के अंदर पहुंच जाता है, तो उधर स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। स्पर्म प्लस ओवम। स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं किसके अंदर? याद रख लें कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है यूटेरस, यूटेरस के साथ साथ क्या होती है? फिलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट का एक हिस्सा होता है एम्प्यूला, उधर जाकर स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसकी मदद से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या बनता है आगे जाके? याद रख लो, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट मैं आपको सही तरह समझाऊंगा आगे डिटेल के अंदर। ये 32 सेल स्टेज होती है,
जो जाके आगे क्या कर रहा होता है, इम्प्लांटेशन, यूटेरस के अंदर जाके यूटेराइन वाल के साथ ये क्या होता है, अटैच होता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, याद रख लो, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूटेराइन वाल, यही बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद गेस्टेशन या डेवलपमेंटल पीरियड क्या होता है, देखो जब ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के यूटेरस के अंदर इंबेड हो जाता है, पहुंच जाता है, उसके बाद क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट क्लीवेज कर रहा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अपनी तादाद बढ़ाता है, जिसे बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, इसका एक खास नाम रखा हुआ है क्लीवेज। माइटोसिस में पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है या उनका जो साइज होता है वो बराबर होता है। क्लीवेज के अंदर ऐसा नहीं होता, पेरेंटल सेल से डॉटर सेल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसका मकसद क्या है कि इसके अंदर डॉटर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है, क्योंकि ज्यादा जरूरत किसकी है, न्यूक्लियस की जरूरत है। ठीक है, डीएनए की जरूरत है, तो न्यूक्लियस ज्यादा बनाते हैं, डीएनए ज्यादा बन रहा होता है। ठीक है, तो गेस्टेशन या डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट माइटोसिस कर करके अपनी क्या करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट 3 मंथ तक बच्चा, जो बच्चा है या बच्ची है, उसके सारे ऑर्गन उसके अंदर क्या हो जाते हैं, यूटेरस के अंदर बन जाते हैं, और 9 मंथ तक तो पूरा बच्चा ही क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो डेवलपमेंट कर रहा है, माँ के पेट से बाहर आएगा 9 मंथ के बाद, आफ्टर दी जो प्रोसेस होता है ऑक्सीटोसिन लेबर प्रोसेस के तहत, तब वो क्या करते हैं, ग्रोथ। हम अब क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, जब माँ के पेट में थे 9 मंथ तक तो क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट। इसको डिटेल के अंदर हम समझेंगे। तो डेवलपमेंट पीरियड जो होता है वो कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का। ठीक है, 9 मंथ तक बच्चा क्या करता है, अपने डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इसके बाद जब 9 मंथ हो जाते हैं, उसके बाद पार्चुरेशन का वक्त आता है। उस वक्त क्या होता है कि हमारे हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। याद रख लो, ऑक्सीटोसिन जाता किधर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आता है किधर, यूटेरस की वाल के ऊपर, एंडोमायो और पेरीमाइट्रियम के ऊपर। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी मदद से बच्चा जो होता है फीमेल की बॉडी से क्या होता है, आउट होता है। ठीक है, तो पार्चुरेशन क्या होता है, किसकी वजह से होता है, याद रख लो, हाइपोथैलेमस मैसेज देता है, किसको देगा, या हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करेगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किधर मौजूद होता है, याद रख लो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये ऑक्सीटोसिन होता हुआ आएगा किधर, हमारे फीमेल के यूटेरस के अंदर, और यूटेरस की वाल मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाएगा। मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाएगा, जिसकी मदद से बच्चा फीमेल की बॉडी से क्या होता है, आउट होता है। विजाइना के थ्रू फीमेल की बॉडी से क्या होता है, आउट होता है। इसी वजह से इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। विजाइना के ऊपर क्या होती है, सर्विक्स। सर्विक्स और विजाइना दोनों को क्या कह रहे होते हैं हम, बर्थ कैनाल कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। और ये प्रोसेस, ये मैकेनिज्म किसकी मदद से होता है, पॉजिटिव फीडबैक। देखें इसके अंदर होता क्या है भाई, देखो पार्चुरेशन में हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को क्या कर रहा होता है, सीक्रेट कर रहा होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर रहा होता है। तो जितनी ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होती है उतना ज्यादा स्टिमुलस किसको मिलता है, हाइपोथैलेमस को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, कि इसमें से ऑक्सीटोसिन और रिलीज होता है, मायोमेट्रियम और कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करता है, जिसकी मदद से बच्चा जो होता है फीमेल की बॉडी से क्या होता है, आउट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपने क्या करनी है, जहन के अंदर रखनी है। तो ये प्रोसेस आपको आने चाहिए। इसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर आते हैं। तो पहले इसको मिटाएंगे, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम आते हैं किसके ऊपर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। देखो बच्चा, भाई हम ह्यूमन है ना, इंसान। तो इंसान क्या होते हैं, याद रख लो, इंसान होते हैं डाइशियस। डाइशियस, हम क्या है, यूनिसेक्सुअल। हम क्या है, हेट्रोफ्रोडाइट। हेट्रोफ्रोडाइट, इसका मतलब क्या है भाई, देखो मेल और फीमेल। देखो मेल और दूसरा क्या होता है, फीमेल। मेल का साइन क्या होता है, ये वाला। फीमेल का साइन क्या होता है, ये वाला। भाई देखो हमारे अंदर क्या है, मेल के अंदर या तो क्या होगा, पेनिस। ठीक है, और फीमेल के अंदर क्या होगी, वजाइना। ठीक है, ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते। ठीक है, कुछ एनिमल्स हैं जिसके अंदर ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। वो दूसरे एनिमल्स हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं, याद रख लें, उन्हें हम कहते हैं मोनोशियस। ये बात आपने याद रखनी है, मोनोशियस। उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, कि उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं। और उसे हेट्रोफ्रोडाइट नहीं कहते, उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। और एक बात और याद रखनी है कि ये जो ह्यूमन होते हैं ये क्या होते हैं, विविपेरस ओविपेरस। भाई फीमेल जो होती है, औरत जो होती है, बच्चे देती है या अंडे देती है, ये बच्चे देती है ना, तो वो विविपेरस है। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो जानदार अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं ओविपेरस। और ओविपेरस के अंदर हमारे पास ज्यादातर क्या आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल, भाई ये क्रोकोडाइल वगैरह भी, ये छिपकलियां जो होती हैं, लिजर्ड्स, ये क्या देती हैं, अंडे देती हैं। और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओवी वीवी पेरस, जो अंडे भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं। याद रख लो, एक्स भी और यंगवन, यंगवन कह रहे होते हैं बच्चे को, ठीक है, ये याद रखो, यंगवन देते हैं, उन्हें कहते हैं ओवी वीवी पेरस। तो इसके अंदर एक एग्जांपल याद रख लो, शायद कि हम स्नेक, स्नेक जो होता है वो क्या होता है, ओवी वीवी पेरस होता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम इधर स्टार्ट करते हैं, इस तरफ थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर लें, अलग कर लें। देखें इधर, भाई इस तरफ आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं। देखें भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या मौजूद होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल, प्लूरल क्या होगा, टेस्टिस। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जैसे मेन का प्लूरल क्या होता है, MAN, इसका प्लूरल MEN। ठीक है, ऐसे ही टेस्टिस के केस में भी होता है। अच्छा, दूसरा एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है, पेनिस। ये बात आपने याद रखनी है। और पेनिस जो इरेक्ट होता है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 15 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। अच्छा, इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये बात आपने याद रखनी है, एक्सेसरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं ये आपने याद रखनी है चीजें। भाई इसके अंदर कौन से होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरे कौन से, सेमिनल, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है, बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और इसी का दूसरा नाम क्या है, काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड। ये बात आपने क्या करनी है, जहन नशीन। तीन तरह के क्या होते हैं, ग्लैंड मौजूद होते हैं। इन ग्लैंड्स को भी आगे हम फर्दर डिटेल के अंदर देखते हैं। इसके बाद क्या होती है, डक्ट सिस्टम होता है। क्या होता है, डक्ट सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम अगर मैं आपको इधर लिखवा दूं, तो डक्ट सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है कि हमारे पास इधर टेस्टिस के अंदर क्या मौजूद होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सारी को डिटेल के अंदर इसका डायग्राम बनाएंगे हम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ठीक है, इसके बाद याद रख लो क्या होते हैं, ट्यूब्यूलाई, रेक्टाइल। इसके बाद क्या आते हैं, रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद याद रख लो क्या आती है, वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया के बाद याद रख लेना है आपने एपिडीडाइमिस, एपिडीडाइमिस। एपिडीडाइमिस के बाद आपने याद रख लेना है वास डिफरेंस, ये थिक लेयर होती है, ठीक है, थिक ट्यूब होती है, सॉरी, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की एक क्या आ जाती है, डक्ट आ जाती है, जिसके मिलने की वजह से, पहले लिख देते हैं ना इधर, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। और ये डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड किससे, वास डिफरेंस के एम्प्यूला से जुड़ती है, तो क्या बन जाती है, इजेक्युलेटरी डक्ट। ये आपने क्या करनी है, ध्यान नशीन रखनी है। इजेक्युलेटरी डक्ट, इजेक्युलेटरी डक्ट के बाद क्या बनती है, यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा के जरिए क्या होता है कि सीमन, स्पर्म और उसका फ्लूइड, सीमन और कौन सी दूसरी चीज रिलीज होती है, यूरिन। तो इससे यूरिथ्रा को हम क्या कह रहे होते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट मींस के इसमें से यूरिन भी पास होता है और जेनाइटल सीमन, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी इधर से क्या होता है, रिलीज होता है। फीमेल के केस के अंदर ऐसे नहीं होता, फीमेल के अंदर विजाइनल ओरिफाइस अलग होती है, जिसमें से क्या होता है, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा अलग होती है, जिसमें से यूरिन पास होता है। और दूसरी जो होती है कैपिलरी कैनाल जो होती है वो अलग होती है।
ठीक है, तो ये बात आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है ट्यूब सिस्टम, ये ट्यूब सिस्टम, डक्ट सिस्टम, ये क्या करती है, स्पर्म को स्टोरेज देती हैं और स्पर्म की क्या करती है, नरिशमेंट, क्या रखती है इसकी, नरिशमेंट। ये बात आपने क्या करनी है, ज़हन नशीन रखनी है। तो इधर हम क्या बनाते हैं, डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता दूं इसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखें इधर, भाई हमने क्या पढ़े, ये टेस्टिस, ये जो टेस्टिस होते हैं, ये जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो ये टेस्टिस किधर होते हैं, एब्डोमाइनल कैविटी के अंदर होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने, एब्डोमाइनल कैविटी के अंदर होते हैं। ठीक है, बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो ये टेस्टिस एब्डोमाइनल कैविटी के अंदर होते हैं। क्या होता है कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आने वाला होता है, कुछ मंथ जब रह जाते हैं, एक आधा मंथ रह जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर, या ये जो फीमेल के अंदर जो बच्चा है इसके अंदर कौन सा हार्मोन आता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, एब्डोमाइनल कैविटी से टेस्टिस को क्या करता है, आउट करता है। ठीक है, और ये आउट करेगा तो टेस्टिस क्या बाहर गिरेंगे क्या, तो किस में आएंगे, स्क्रोटम के अंदर। किसके अंदर, स्क्रोटम, एक पाउच होता है बाहर की तरफ जिसके अंदर टेस्टिस आते हैं। क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूं। भाई देखो, टेस्टिस ने क्या करनी है, स्पर्म फॉर्मेशन करनी है। क्या करनी है, स्पर्म फॉर्मेशन। और ये बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकती, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ये बात याद रखनी है। अब टेस्टिस किधर आ गए, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर जो होता है बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बिलो होता है। मींस कि कितना टेम्परेचर होगा, या तो 35 होगा या 34.5। इसके ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है, इसके ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है, इसके ऊपर स्पर्म फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने स्क्रोटम बनाया जिसके अंदर टेस्टिस आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है, स्पर्म बन सकते हैं और मेल क्या कर सकता है, फर्टाइल हो सकता है और आगे रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, ये बात आपने क्या करनी है, ज़हन के अंदर रखनी है। और कुछ जानदारों के बारे में मैं आपको बता दूं, भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, भाई जिसके अंदर तुम्हारी डॉल्फिन आ जाती है, डॉल्फिन, जिसके अंदर वेल मछली आ जाती है, वेल मछली नहीं है, ये बात याद रख लें, वेल मेमल है। क्या है, मेमल है। ठीक है, अच्छा इसका वजन कितना होता है, या कितने मीटर्स लॉन्ग होती है, वेल मेमल, याद रख लो ये 40 मीटर्स लॉन्ग है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है, 1,60,000 किलोग्राम। ठीक है, और ये याद रख लो कितने, तकरीबन 40 मीटर्स लॉन्ग, 1,60,000 किलोग्राम, और तकरीबन 25-30 टन की होती है। ठीक है, इतनी इतनी बात आपने क्या करनी है, इसके बारे में याद रखनी है। तो इनके टेस्टिस किधर होते हैं, इनसाइड द बॉडी, टेस्टिस इनसाइड द बॉडी, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किधर रहते हैं, भाई टेरिस्ट्रल है, टेरिस्ट्रल। अच्छा, टेरिस्ट्रल किन्हें कहते हैं, जो खुशकी पर रहते हैं, हम भी क्या है, टेरिस्ट्रल खुशकी जमीन पर रहते हैं। तो इसके अंदर ना ऑर्गेनिज्म है जिनके टेस्टिस किधर होते हैं, बॉडी के इनसाइड। ठीक है, किधर होते हैं मौजूद, इनसाइड द बॉडी। वो कौन से जानदार हैं, याद रख लो, वो है रेट्स, ये चूहे होते हैं ना, इनों के अंदर। अब क्या होता है, जब इनों का ब्रीडिंग सीजन आता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला सीजन आता है, तो उसके अंदर ये टेस्टिस किधर आ जाते हैं, बाहर पाउच के अंदर आ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। वैसे सारा साल किधर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। चलें, देखिए इधर, अब ये क्या है, एक मिसाल है, ये क्या है, टेस्टिस है, और टेस्टिस किस पाउच में, स्क्रोटम के अंदर। ये क्या है, टेस्टिस, और ये किसके अंदर है, स्क्रोटम पाउच होता है। ठीक है, जो इसको क्या करता है, टेम्परेचर इसका डाउन रखता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस
हो सके। अच्छा, अब अगर मैं इस टेस्टिस को क्या करूं, बाहर निकालूं स्क्रोटम से, तो इस टेस्टिस के एक लेयर ऊपर होती है, एक लेयर क्या होती है, अंदर होती है। ठीक है, एक लेयर ऊपर और एक लेयर क्या होती है, अंदर। अभी ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, और अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिना। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको जो कल वाला लेक्चर दिया था ना, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन के ऊपर, तो उसके अंदर टेस्टिस के ऊपर ये होती है ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके अंदर मैंने आपको क्या बता दिया था, लेबिया माइजोरा और लेबिया माइनोरा। वो जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वल्वा पेंडेंडम, उसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लें, करेक्ट कर लें। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से याद रखने, अंदर टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बनते हैं। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, इस बात को आपने जहन के अंदर रखना है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अगर मैं इन लेयर्स को छोड़ के इसी ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बनेंगे, थोड़ा सा टेस्टिस को मैं बाहर ऐसे करके दिखाऊं, ये लेयर्स ना बनाऊं, आप समझ जाइएगा। इसी ट्यूनिका एल्बुजिनिया से 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बनते हैं, ये वाले। ठीक है, ये कितने होते हैं टेस्टिस के अंदर, 250, याद रख लें। अब इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर 1 2 3 क्या मौजूद होती हैं, सेमिनिफ्यूरस, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। कितने होते हैं, 1 2 3। इसके अंदर क्या होते हैं, 1 2 3 सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। ये बात आपने क्या करनी है, जहन नशीन रखनी है। अच्छा, अगर मैं इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स को बाहर निकालूं, इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स को भी बाहर निकालूं, इन सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स को भी बाहर निकालूं, तो मैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में से 2 सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स को बाहर निकाल रहा हूं, ताकि आपको कुछ चीजें समझा सकूं। इन 2 सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर ये देखें इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है। इसे मैं क्या लिख रहा हूं, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल। अच्छा, इसके अंदर ये जो फ्लूइड होता है इसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा, तो इसके अंदर याद रखें कि इधर और इस जगह पर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं इधर। ठीक है, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, याद रख लो, इन्हें हम कहते हैं लाइडिक, लाइडिक सेल। ठीक है, और इन सेल को हम क्या कहते हैं, ये याद रखने वाली बात है आपकी, इन्हें हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। और ये किसका काम करते हैं, इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। किसका, इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस अगर आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब ये लाइडिक सेल, ठीक है, मैं समझाता हूं सारी चीजें कि हो क्या रहा है। अच्छा, अगर मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को थोड़ा बड़ा बनाऊं ताकि मैं आपको समझा सकूं, तो देखते हैं क्या होता है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। भाई इसके अंदर ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या मौजूद होती है, याद रखने, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या मौजूद होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। इसे हम क्या कह रहे होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। इसे क्या कहेंगे बच्चे, जर्मिनल एपिथेलियम। जिससे क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बच्चे स्पर्म बन रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जर्मिनल एपिथेलियम आती कहां से, योग सेक से। बच्चे योग सेक में आपको समझाता हूं जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिलहाल आप योग सेक इतना सा याद रख लेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम कहां से आती है, योग सेक से आती है, जहां से जर्म सेल बनेंगे। ठीक है, जहां से जर्म सेल स्पर्म वगैरह की ओरिजिन होगी, वो कहां से, जर्मिनल एपिथेलियम से। और योग सेक से क्या बनते हैं, ब्लड के सेल बनते हैं, ब्लड के सेल। मैं आपको बताता चलूं, देखेंगे, याद रख लें आप कि ये जो ब्लड के सेल है ना बच्चे, बल्कि इधर से मिटाएं इसको थोड़ा सा, देखें इधर, ये काम वाली बात है, ये आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, देखिए इधर ब्लड के सेल जो होते हैं कैसे बनते हैं, किधर बनते हैं, आपको तो पता है, बोन मेरो के अंदर बनते हैं ना। ठीक है, मैं समझाता हूं। ब्लड के सेल सबसे शुरू में नंबर 1 फर्स्ट कब बनेंगे, सेकंड कब बनेंगे, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले बच्चे योग सेक के अंदर, इसके बाद लीवर के अंदर,
इसके बाद स्प्लीन के अंदर जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाएगा, अब बोन मेरो के अंदर बनेंगे बच्चे। अब किधर बनेंगे? बोन मेरो के अंदर। सबसे पहले किधर बनेंगे? योग से। ये बात याद रख लेना है। लिवर और स्प्लीन बच्चे के अंदर, बोन मेरो जब बच्चा माँ के पेट से आउट हो जाता है तब। ठीक है, अब ये जर्मिनल एपिथेलियम ये मौजूद है भाई। ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। इसको थोड़ा सा ऐसे बुक ने बनाया हुआ है, तो हम भी ऐसे बनाएंगे इसको। अब जर्मिनल एपिथेलियम क्या है? जर्म सेल। इससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। इससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। ये बात आपने क्या करनी है? जेनशीन रखनी है। इधर से क्या बन रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बने? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे? सेकेंडरी 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट। ऐसे लिख सकते हैं, इजी रहेगा। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से गोल गोल बड़े बड़े से सेल क्या बनेंगे? स्पर्माटिड्स। क्या बनेंगे बच्चे? स्पर्माटिड्स। अब ये स्पर्माटिड्स कहां जाएंगे? स्पर्माटिड्स बच्चे इधर आएंगे। इधर क्या मौजूद होते हैं? ये सेल समझाने थे मैंने आपको। ये गोल गोल से स्पर्माटिड्स किधर आएंगे? इसके पास। ये कौन सा सेल है? याद रख लो, ये सर्टोली सेल है बच्चे। कौन सा सेल है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का दूसरा नाम सस्टेंटिक्यूलर सेल। सस्टेंटिक्यूलर सेल। इसी तीसरा नाम याद रखो, नर्स सेल। बच्चे ये नाम आपने क्या करने? याद रखने। अब ये सर्टोली सेल, नर्स सेल, सस्टेंटिक्यूलर सेल, इसके ऊपर क्या आ रहे हैं? स्पर्माटिड्स आ रहे हैं। स्पर्माटिड्स ये वाले, ये स्पर्माटिड्स आकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्म के अंदर। स्पर्माटिड्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्म के अंदर। ये बात याद रख लेनी है। स्पर्माटिड्स कन्वर्ट इनटू स्पर्म, स्पर्म बाय सर्टोली सेल और सस्टेंटिक्यूलर सेल। तो स्पर्माटिड्स से स्पर्म में कौन कन्वर्ट करता है? सर्टोली सेल और सस्टेंटिक्यूलर सेल। अब ये सर्टोली सेल, सस्टेंटिक्यूलर सेल स्पर्माटिड्स को स्पर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बच्चे इसको क्या देंगे? नरिशमेंट देंगे ना, ताकि ये क्या हो जाए? स्पर्माटिड्स गोल मोल से क्या बन जाए? स्पर्म बन जाए। ठीक है, अच्छा, नरिशमेंट दी, इसने खुराक दी। और क्या करते हैं ये? ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर बच्चे याद रख लो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्लड की नर्व, ब्लड की ये क्या बोलते हैं? वेसल्स नहीं आ सकती, क्योंकि ब्लड की वेसल्स में डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी अगर इधर पहुंच गए स्पर्म के पास तो दिक्कत हो जाएगी, और ये इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इशू हो जाएगा। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं आ सकते। ये कौन बना करता है? सस्टेंटिक्यूलर सेल और सर्टोली सेल। ठीक है, इतनी सी बात आपने याद रख ली। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन गए, स्पर्म बन गए। आगे जाके हम इसको क्या कर लेते हैं? इजीली इधर बन गए ना, अब इधर से क्या होंगे? रिलीज होंगे। इधर हम डक्ट सिस्टम देख लेंगे। यही मुश्किल था थोड़ा समझने वाला, बाकी आगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारे लिए? इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये बात आपने याद रखनी है। और इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं, इससे पहले मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं। भाई देखो, होता क्या है कि जब एक लड़का कौन सी एज को आता है? 13 ईयर्स की। ठीक है, इधर से थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, इधर से। ठीक है, ठीक है, जब लड़का जवान होता है 13 साल का, तब ये प्रोसेस होता है, तब स्पर्म बनते हैं। जब बच्चा क्या होता है? लड़का क्या होता है? एडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है। ठीक है, जवान होता है, मीन्स के 13-14 साल की एज होती है, 13 ईयर्स का होता है। उसके अंदर क्या होता है? हाइपोथैलेमस से, किससे बच्चे? हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? GnRH। इसे हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसे क्या कहते हैं हम? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इस वजह से लिख रहा हूं ताकि इंटर वाले बच्चे भी, एमडीकेट वालों को तो ये याद होंगे, इंटर वाले बच्चे भी थोड़ा सा इससे क्या हो सके? लुत्फानंदोज हो सके। ठीक है, उन्हें भी समझ आए बात। हाइपोथैलेमस से GnRH आएगा। ये GnRH किसके पास जाएगा? इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास जाएगा बच्चे? इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी से किसको रिलीज करवाएगा? दो हार्मोन को, एक FSH, दूसरा कौन सा? LH। FSH फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने आपको ये एंडोक्राइन सिस्टम इसी वजह से पहले पढ़ाया था, क्योंकि हमने आगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना था, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लिटिनाइजिंग हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन SR, एस से सर्टोली सेल। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास आता है?
सर्टोली सेल के पास आता है, तब जाके ये स्पर्माटिड्स किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, स्पर्म के अंदर। ठीक है, 13 साल का बच्चा होगा, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, उधर से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल के पास जाएगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म बनेंगे। अच्छा, दूसरा लिट्यूनाइजिंग हार्मोन। ये लिट्यूनाइजिंग हार्मोन याद रख लें कि ये हमारे पास ये लाइडिक सेल था ना बच्चे, ये लाइडिक सेल है या नहीं है? तो ये लिट्यूनाइजिंग हार्मोन, ये वाला थोड़ा सा इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा इधर, ये लिट्यूनाइजिंग हार्मोन किसके पास जाता है, लाइडिक सेल के पास। लाइडिक सेल के अंदर से क्या रिलीज करवा रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन। मैं आपको इधर समझा देता हूं भाई, लिट्यूनाइजिंग हार्मोन ये किसके पास जाएगा, लाइडिक सेल के पास। ये लाइडिक सेल के पास आया, लाइडिक सेल से क्या रिलीज करवाएगा बच्चे, टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन करता क्या है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया है, इधर भी समझा देता हूं, ताकि मेल मेल लगे, मर्द मर्द लगे, उसकी आवाज क्या होनी चाहिए, लो पिच, आवाज भारी होनी चाहिए उसकी, उसको दाढ़ी, बियर्ड, मूछे, मिस्टेचेस आनी चाहिए ना बच्चे। अगर प्रोनाउंसिएशन के अंदर कुछ इशू हो तो हम साइंस के टीचर है, इंग्लिश के नहीं है, तो समझ आना। ठीक है, उसका मसल बल्क आएगा या नहीं आएगा भाई, मसल बल्क आएगा उसका। ठीक है, मसल, उसका बोन मास बढ़ेगा। तो ये किसके अंदर आ जाती है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन याद रख लें स्पर्मेटोजेनेसिस भी करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं आपका ना इशू ही खत्म कर देता हूं, फिर मैंने पहले भी समझाया, इधर भी मैं समझा देता हूं। देखें, मैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस से कौन आया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया, ये किधर गया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, क्या रिलीज करवाया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लिट्यूनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास गया बच्चे, सर्टोली सेल के पास। लिट्यूनाइजिंग हार्मोन किसके पास गया, लाइडिक सेल के पास। सर्टोली सेल क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है या नहीं करवाता भाई, करवाता है। ठीक है, ओके सर। लाइडिक सेल क्या रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन भी क्या करवाता है बच्चे, स्पर्मेटोजेनेसिस ही करवाता है। अच्छा, अभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म बनेंगे, लाजमी बात है। अब स्पर्म की भी क्या है, एक कंडीशन है ना, स्पर्म इतने बन गए तो ठीक है, ओके। अब इस प्रोसेस को रोकना है, स्पर्म जितने चाहिए थे उतने बन गए। अब क्या होता है कि सर्टोली सेल को रोकने के लिए, सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है, स्पर्म बनवा रहा है, तो सर्टोली सेल को रोकना पड़ेगा। तो सर्टोली सेल से ही क्या रिलीज होता है, इनहिबिन। इनहिबिन किसके पास जाता है, एफएसएच के पास। इनहिबिन किसके पास जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के पास। इसको नेगेटिव फीडबैक देता है कि अब रुक जाओ, अब आगे मैसेज ना भेजो, ठीक है, स्पर्म नहीं बनेंगे। टेस्टोस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक लिट्यूनाइजिंग हार्मोन को देता है और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म वगैरह नहीं बनते। अच्छा, इधर तक अभी बात समझ आ गई, इधर तक आपको बात समझ आनी भी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलें, इसको मिटा दें। अब इधर डायग्राम बनाते हैं। अब बहुत इजी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बहुत ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए भी। बच्चे अगर थोड़ी डिटेल है तो हमने क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट बनाना है अपना। क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट। टेस्ट तो पास हो ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन हमने अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, देखिए इधर अभी डायग्राम आप, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर होगा क्या, मैंने आपको बताया था ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर मैंने आपको क्या बताए थे, 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर 1 2 3 क्या मौजूद थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बन चुके हैं, स्पर्म बन चुके हैं। स्पर्म बन चुके हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकलेंगे, ट्यूबुलाए रेक्टाए। क्या निकलेंगी, ट्यूबुलाए रेक्टाए। अब ये ट्यूबुलाए रेक्टाए किसके अंदर आकर ओपन होंगी, रेटे टेस्टिस के अंदर। बच्चे देखो, ये हमारे पास क्या है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बच्चे, ओके।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बन चुके हैं, स्पर्म। स्पर्म किधर जा रहे हैं, ये क्या है, ट्यूबुलाए रेक्टाई, ट्यूबुलाए रेक्टाई, ट्यूबुलाए रेक्टाई से किधर मौजूद गए, किधर पहुंचे, रेटे टेस्टिस के अंदर। ये बच्चे आपको चीजें पता होनी चाहिए। रेटे टेस्टिस के अंदर स्पर्म क्या होते हैं, जमा होते हैं। रेटे टेस्टिस से, याद रखो, रेटे टेस्टिस से क्या निकलती है, वेसल्स निकलती हैं, ठीक है, डक्ट निकलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, याद रख लो, जिन्हें हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। ये बच्चे आपने क्या करनी है, बात याद रखनी है। वासा इफ्रेंशिया से क्या बनेगी, एपिडीडाइमिस, क्या बनेगी, एपिडीडाइमिस। इसे हम क्या कहते हैं, एपिडीडाइमिस। एपिडीडाइमिस से आगे क्या बनेगी, वास डिफरेंस, क्या बनेगी बच्चे, इससे आगे क्या बनेगी, वास डिफरेंस। इधर ही हम लिख देते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का इधर आकर क्या बनेगा, एक लार्ज एम्प्यूला, लार्ज एम्प्यूला, जिसके अंदर स्पर्म क्या होंगे, कुछ देर के लिए इंतजार करेंगे या बैठेंगे, स्टोरेज होगी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ग्लैंड सिस्टम पढ़ाया था, ग्लैंडुलर सिस्टम। कितने तरह के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, 3 तरह के। एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड मैंने आपको पढ़ाया, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल और कॉर्पस ग्लैंड, ये 3 मैंने आपको पढ़ाया। इधर क्या होगा कि ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो होता है, ठीक है, इसकी ट्यूब आएगी इधर से, इसकी डक्ट इधर से आएगी, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये मैं समझाता हूँ, ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होता की तरह होता है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। मैं आपको सिंपल डायग्राम बता रहा हूँ, इनकी लोकेशन वगैरह याद करने वाली चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की ये डक्ट, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और वास डिफरेंस का एम्प्यूला, इधर आकर क्या हो जाएंगे, ये अटैच हो जाएंगे, इधर आकर क्या हो गए, ये बच्चे अटैच हो गए। इसे हम बोलते हैं इजेक्यूलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं इसे हम, इजेक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। इजेक्यूलेटरी डक्ट से आगे क्या बनेगी, यूरिथ्रा, क्या बनेगी, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा किससे मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड से। ये क्या, इसको समझ लो क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से मिल चुकी है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये किससे मिलेगी, कॉर्पस ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसे हम क्या बोलेंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया इसका, कॉर्पस ग्लैंड, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये यूरिथ्रा कहां से, पेनिस की 4 स्किन से, पेनिस की 4 स्किन से या गिलांस पेनिस से ये क्या होगी, यूरिथ्रा आउट होगी। अगर मैं इधर ये बनाऊं, क्या पेनिस बनाए इधर, ठीक है, ये क्या यूरिथ्रा क्या हो रही है, ओपन हो रही है, ठीक है। इधर हम क्या बना रहे हैं, गिलांस पेनिस, ठीक है, ये क्या बन गया, गिलांस पेनिस, ये क्या है, पेनिस, ठीक है। और ये क्या होती है, पेनिस की रूट। अच्छा, इधर इधर क्या मौजूद होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज, इरेक्टाइल मसल्स टिश्यूज, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट। बच्चे ये याद रखनी है सारी बातें ना, ठीक है। इससे जो इनलार्ज पोर्शन होता है पेनिस का, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन प्रीप्यूज, क्या कहते हैं, प्रीप्यूज। मैं समझाता हूँ सारी चीजें इधर ना, फोर स्किन या प्रीप्यूज, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। तो ये बच्चे आपने चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। और पेनिस का साइज कितना होता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये मैंने आपको लिखवाया भी है और आपने याद रखना भी है। जब वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट कब होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें हुआ क्या, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बने जो हमने देखे, उसके बाद ट्यूबुलार रेक्टाई के अंदर आए, उसके बाद रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद किधर आए, वास डिफरेंस के अंदर, वास डिफरेंस से किधर गए, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के डक्ट से मिले, इजेक्युलेटरी डक्ट बनाए, इजेक्युलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से यूरिन भी पास होता है, यूरिथ्रा से सीमन भी पास होता है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिन भी पास हो रहा है और जेनाइटल फ्लूइड, सीमन भी इसमें से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अच्छा, मैं आपको इधर बता दूं भाई, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं पहले। भाई सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या होता है, पेयर की सूरत में हो गया, एक पेयर है भाई, दो होंगे। अच्छा, मौजूद किधर होंगे, बिहाइंड दी यूरिटर,
क्या बताया था मैंने आपको, ये बिहाइंड दी किधर मौजूद था, ब्लेडर, सॉरी ब्लेडर के, यूरेटर के नहीं, बिहाइंड दी ब्लेडर, ब्लेडर के पीछे, ब्लेडर से नीचे, ठीक है, ब्लेडर से नीचे क्या मौजूद है, पीछे सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब मिल्की अपीयरेंस, मिल्की अपीयरेंस कौन देता है, याद रख लो, सीमन जो होता है व्हाइट व्हाइट होता है, वो किसकी वजह से होता है, मिल्की अपीयरेंस कौन देता है सीमन को, मिल्की अपीयरेंस देता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या देता है ये, मिल्की अपीयरेंस, ठीक है। कैल्शियम आयंस कौन देता है, एंजाइम कौन देता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड देता है, ठीक है। और ये सिंगल है, ये क्या है, सिंगल, ये बात, ये सिंगल नजर आ रहा है ना, ये सिंगल, तो ये क्या है, वैसे तो कहेंगे सर ये भी है, लेकिन ये बच्चे पेयर में होता है, ठीक है, जोड़े में होता है, सिंगल है, ये भी क्या है, सिंगल। अच्छा, ठीक है, और ये क्या है, पेयर की सूरत में, और ये क्या देता है, याद रख लो, अल्कलाइन नेचर देता है, ये सीमन रिलीज करते हैं, और ये क्या करते हैं, अल्कलाइन नेचर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, ये पेयर की सूरत में होते हैं, ठीक है। और ये लुब्रिकेशन देते हैं। अब ये लुब्रिकेशन क्या होती है, ताकि फ्रिक्शन ना हो स्पर्म की यूरिथ्रा के अंदर, जब स्पर्म आएगा तो इधर फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन होगी तो स्पर्म आगे नहीं जा सकेगा। लुब्रिकेशन को खत्म करने के लिए इधर क्या रिलीज कर रहा होता है, म्यूकस, म्यूकस की वजह से इधर से स्पर्म इजीली क्या हो जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो ये बातें आपने कुछ ग्लैंड्स के बारे में याद रखनी है। तो मैं आपको इधर ना सीमन के बारे में कुछ चीजें बता दूं कि बच्चे ये देखो, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सीमन, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं, सीमन। और ये सीमन पर इजेक्यूलेशन, पर इजेक्यूलेशन कितना रिलीज होता है, याद रख लो, 2 to 2.5 मिलीलीटर, ठीक है, 2 to 5 मिलीलीटर, सॉरी 2 to 5 मिलीलीटर। और इसके अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म, जिसके अंदर याद रख लो 60% स्पर्म क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, और इसी 60% में से 40% क्या होने चाहिए, 40% के अंदर विग्रोस मोटिलिटी होनी चाहिए, विग्रोस मोटिलिटी। तब जाके हम कहेंगे कि ये जो मेल है, ये जो मर्द है, ये क्या है, फर्टाइल है, ये आगे जाकर बच्चे पैदा कर सकता है। ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो इधर आपने इन चीजों को क्या करना है, ज़हन नशीन रखना है इन बातों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड सीमन के बारे में हमने देख लिया। पेनिस 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, इरेक्टाइल टिश्यू, फोरस्किन, प्रीफ्यूज। इसके बारे में मैं आपको चंद चीजें बताऊं कि ये इरेक्ट कैसे होता है। भाई देखो, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का या सेक्सुअल डिजायर आता है, ठीक है, ख्याल आता है, सेक्सुअल डिजायर, तो लाजमी बात है ब्रेन के अंदर आएगा। अच्छा, ब्रेन के अंदर सेक्सुअल डिजायर कैसे आएगा, भाई देखो, या तो इंसान सोचेगा, ऐसे ख्यालात सोचेगा, या वो क्या करते हैं, स्क्रीन, मोबाइल वगैरह चलाते हैं। आजकल जो नौजवान नस्ल को तबाह किया हुआ है, वो किसने किया है, मोबाइल ने किया है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, देखो इधर मोबाइल चला रहे हैं, उसने स्क्रीन देखी, स्क्रीन के ऊपर कोई ऐसी एडल्ट वीडियो आ गई, या कुछ ऐसी मीन्स के खराब सी वीडियो आ गई, जिसकी वजह से उसे क्या हुआ, सेक्सुअल डिजायर, क्या हुआ, सेक्सुअल डिजायर हुआ। अच्छा, अब ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं अमाइगडाला। वो कौन से पार्ट का है, फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन में टेलिनसेफिलोन और डाइनसेफिलोन होते हैं। टेलिनसेफिलोन में दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। हम बात करते हैं डाइनसेफिलोन की। डाइनसेफिलोन में थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। अमाइगडाला की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अमाइगडाला की। अभी ब्रेन का कौन सा पार्ट, अमाइगडाला, क्या करता है, इस सेक्सुअल डिजायर को मींस ब्रेन के अंदर घुमाता है। ये अमाइगडाला मैसेज किसको देगा, भाई लाजमी बात है ब्रेन के न्यूरॉन है जो मैसेज आगे लेकर जाएंगे। अब ये न्यूरॉन किधर आती है, पेनिस के अंदर, पेनिस के अंदर ये न्यूरॉन आती हैं, जिसे बोलते हैं नर्व इनर्वेशन, नर्व इनर्वेशन। अभी नर्व इनर्वेशन के आने से मैसेज आ गया, और इसके अंदर नर्व ही नहीं है, न्यूरॉन ही नहीं है, इसके अंदर ब्लड की वेसल्स भी हैं। तो ब्लड की वेसल्स को क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, और ब्लड की वेसल्स के अंदर ब्लड भर जाता है। जैसे ब्लड फिल हो जाएगा, तो मुझे बताएं, ब्लड के साथ साथ क्या मसल, जैसे ब्लड फिल होता है तो इसके इरेक्टाइल टिश्यूज जो होते हैं, इरेक्टाइल मसल जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है, और पेनिस क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। देखो सुबह सुबह के टाइम ये जो पत्ते होते हैं, पत्तों के अंदर जब पानी फिल होता है, या घास होती है, घास के अंदर कोई हड्डी होती है क्या, घास के अंदर जब पानी भरता है तो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो पेनिस होता है, इसके अंदर जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। और इरेक्ट किसकी वजह से होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज की वजह से होता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, इरेक्टाइल टिश्यूज इरेक्ट हो गया, भाई क्या हो गया, पेनिस इरेक्ट हो गया। इसने दोबारा मोबाइल उठाया, स्क्रीन को यूज करना स्टार्ट किया, ये किधर गया, पोर्न वीडियोस की तरफ, एडल्ट वीडियोस की तरफ। इसने क्या देखी, पोर्न वीडियो देखी, जिसकी वजह से इसने मास्टरबेट किया। ठीक है, क्या किया, मास्टरबेटिंग। ठीक है, ठीक है, इसने मास्टरबेटिंग की, इसकी वजह से कुछ इसके अंदर क्या आ जाती है, खराबियां आ जाती है। मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह से। आजकल नॉलेज में आपको बताता चलूं, PIED, PIED फुल फॉर्म पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, 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 ये बात याद रखनी है। अब होगा क्या, मैं समझाता हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होती है। इरेक्ट नहीं होता पेनिस, कुछ सालों के बाद मास्टरबेटिंग के बाद, फोन देख देख के बाद, एडल्ट वीडियोस देखने के बाद उसका पेनिस इरेक्ट नहीं होता। अभी इश्यूज क्या होता क्यों है भाई, देखो पहले क्या होता था, 40-50 साल के बाद मर्दों के अंदर आती थी। अब नौजवान नस्ल जो 13-14 साल, जैसे ही उसके अंदर प्यूबेरिटी आती है, मोबाइल तो हर किसी के पास है, तो वो क्या करते हैं, उसका गलत यूज करते हैं। गलत यूज करके 13-14 साल से 22 साल तक, 25 साल तक वो क्या करता है, पोर्न वीडियो अगर देखता है, एडल्ट वीडियो देखता है, तो उसके अंदर पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाती है, उसका पेनिस इरेक्ट नहीं होता। अच्छा अब ये होता क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो पोर्न देखी उसने, मास्टरबेटिंग की, मास्टरबेटिंग करने के बाद वो ब्रेन कर तो ली उसने, उसे डिजायर मिल गया, डोपामिन मिल गया, उसे खुशी मिल गई। ठीक है, हराम चीज में लज्जत होती है, उसे लज्जत वो मिल गई, बाकी फिर उसे लज्जत बाहर कहीं पे भी नहीं मिलती, ना उसे क्रिकेट में मिलती है, ना बाहर कहीं मिलती है, ना पढ़ने पढ़ाने, ना किसी चीज में उसे वो लज्जत नहीं मिलती जो मास्टरबेटिंग में उसे मिलती है। ठीक है, अच्छा अब उसने मास्टरबेट किया, मास्टरबेट के बाद वो गिल्टी फील करता है। वो क्या फील करता है, गिल्टी। इधर बड़ी बात समझने वाली है, वो क्या करता है, गिल्टी फील। गिल्टी फील के बाद वो क्या लेता है, स्ट्रेस लेगा ना। बच्चे ये स्ट्रेस की वजह से ही पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसकी वजह से होती है, जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है। ठीक है, स्ट्रेस लेगा, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसकी वजह से होती है, पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्ट्रेस की वजह से होती है। और उसके अंदर कार्टिसोल क्या होगा, रिलीज होगा। कार्टिसोल उसके मसल्स को क्या करेगा, वीक। स्ट्रेस के अंदर कार्टिसोल रिलीज होते हैं ना, स्ट्रेस के अंदर, पेन के अंदर, और किसके अंदर, बुखार के अंदर, ऐसे ही था ना। फीवर के अंदर कार्टिसोल रिलीज होता है, कार्टिसोल रिलीज होगा, उसके मसल्स वीक हो जाएंगे, और उसका चेहरा मून फेस बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, मून फेस। और उसका जिस्म क्या होता जाएगा, फूलता जाएगा, और मसल्स क्या होते जाएंगे, उसके वीक होते जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ये मैंने आपको समझा दी, और ये बात आपको समझ आनी भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया। ठीक है, और जब इरेक्ट नहीं होगा, एक और बात बताऊं, जब ये इरेक्ट नहीं होगा तो फीमेल की वजाइना के अंदर इंटर नहीं होगा। इंटर नहीं होगा तो मेल फर्टाइल के बजाय क्या हो जाता है, स्टेराइल, आगे बच्चे वो पैदा नहीं कर सकता। भाई ये जो स्पर्म में, ये जो पेनिस है, फीमेल की वजाइना के अंदर इंटर होगा तो स्पर्म अंदर रिलीज करेगा ना, इंसेमिनेशन का प्रोसेस होगा, स्पर्म आगे जाके एम्प्यूला, ओविडक्ट के एम्प्यूला में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, इम्प्लांटेशन होगी, फिर आगे जाके डेवलपमेंट होगी। तो जब स्पर्म में नहीं पहुंचेगा तो आगे प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इसके बाद हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। इसके बाद आते हैं हम किधर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मोबाइल को भी देख लें कि वीडियो बन रही है। ओके, तो आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। देखें इधर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। ठीक है, वो कौन सा है, इसको फर्दर हम देखते हैं। इसके अंदर भी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो गया,
ग्लैंड्स हो गया, इसके अंदर भी एक्सेसरी ग्लैंड्स, इसके अंदर भी डक्ट सिस्टम है। क्या है बच्चे? डक्ट सिस्टम मौजूद है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया किसे कहते हैं? वल्वा प्यूडेंडम, ये बात आपने याद रखनी है, वल्वा प्यूडेंडम। ग्लैंड्स, इसके अंदर याद रख लो स्किन्स ग्लैंड, और याद रख लो ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड मौजूद होता है। ग्रेटर, ये मैं आगे आपको समझाता हूं। वेस्टिब्यूलर ग्लैंड मौजूद होता है, सर्विक्स के अंदर भी ग्लैंड मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, वजाइना के ऊपर ना, वल्वा पेंडेंडम के ऊपर। डक्ट सिस्टम के अंदर, डक्ट सिस्टम के अंदर याद रखना है यूटेरस होता है। यूटेरस का दूसरा नाम आपने याद रखना है, इसे बोलते हैं हिस्ट्रा। ठीक है, हिस्ट्रा। दूसरा, इसके अंदर याद रख लो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। डिटेल के अंदर देखते हैं हम, फेलोपियन ट्यूब या उसे हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट। ठीक है, इसके बाद सर्विक्स आर एंड क्या होती है? वजाइना। ठीक है, सबसे पहले हम वल्वा बनाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा प्यूडेंडम। क्या बनाएंगे हम? वल्वा प्यूडेंडम। तो देखो बच्चे, ये वल्वा प्यूडेंडम के अंदर, ये सबसे पहले तो वल्वा प्यूडेंडम के ऊपर क्या मौजूद होता है? प्यूबिक साइम्फेसिस। क्या मौजूद होता है? मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस। ठीक है, और मोन्स प्यूबिस कहां पर मौजूद होता है? प्यूबिक साइम्फेसिस के दरमियान। ठीक है, इधर मौजूद होता है। और लॉट ऑफ फेट, इसके अंदर क्या होता है? लॉट ऑफ फेट मौजूद होता है वल्वा प्यूडेंडम के ऊपर। ठीक है, मौजूद होता है। इसके नीचे वल्वा प्यूडेंडम स्टार्ट करते हैं हम, तो इसके नीचे ये अगर हम बनाएं, देखें इधर, बाहर वाले को हम थिक लिप भी कह रहे होते हैं इसको, लेकिन बाहर वाले को याद रख लें, इसे हम बोलते हैं लेबिया माइजोरा, और अंदर वाले को हम क्या कहते हैं? लेबिया माइनोरा। ये बात बच्चे आपने याद रखनी है, लेबिया माइनोरा। अच्छा, ये जो पूरा ये वाला हिस्सा है अंदर वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। बच्चे ये याद रखना है आपने, इसे हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। अच्छा, इसके अंदर याद रख लो, एक होती है यूरिथ्रा की ओपनिंग। ठीक है, एक होती है किसकी? यूरिथ्रा की ओपनिंग, और दूसरी ये हमारे पास होती है विजाइनल ओरिफाइस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे? विजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे? हाइमन मसल। अभी ये मैं आपको बताता हूं भाई, ये जो हाइमन मसल की मिथ है ना, मैं आपको बताता हूं। हाइमन मसल जो होता है, ये कब टूटता है? जब फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, जब फीमेल की शादी होती है, तब ये हाइमन मसल क्या हो जाता है? टूट जाता है, जिसकी वजह से फीमेल की विजाइना से या वल्वा पेडेंडम से ब्लड आउट होता है। ठीक है, और ये बात नहीं है कि फीमेल की विजाइना से अगर ब्लड नहीं आ रहा, तो उसने पहले कभी जिंदगी में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। ठीक है, ये गारंटी नहीं होती इसकी। ठीक है, हाइमन मसल पहले भी टूट सकता है। अगर फीमेल हॉर्स राइडिंग करती है, फीमेल अगर सीढ़ियों से गिर जाती है, उसकी वजह से भी ये हाइमन मसल टूट सकता है। ठीक है, सीढ़ियों से गिर गई, हॉर्स राइडिंग की। कुछ फीमेल्स के अंदर मेंसेस, मंथ्स या पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही होती हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, वो फीमेल क्या करती है? टेम्पोन्स यूज करती हैं। टेम्पोन्स यूज करती हैं, वो ऐसे होते हैं सेंटीपेड्स की तरह, वो फीमेल की विजाइना के अंदर इंटर किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को सक करती हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को सक करके वो फीमेल की बॉडी से क्या किया जाता है? आउट किया जाता है, जिसकी वजह से ये हाइमन मसल क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने क्या करनी है? जहन के अंदर रखनी है। ठीक है, ये क्या है? यूरिथ्रा की ओपनिंग। आपने एक बात और याद रखनी है कि मेल के अंदर यूरिथ्रा में से ही यूरिन जा रहा था और जेनाइटल फ्लूइड जा रहा था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर यूरिथ्रा अलग है और विजाइनल ओरिफाइस अलग है। ये बात आपने याद रखनी है। और इस लेबिया माइनोरा के ऊपर इधर इधर करके क्या मौजूद होता है? इसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। इसे क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। बच्चे ये याद रखना है आपने, इसे क्या कहते हैं हम? क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस के अंदर क्या होती है? न्यूरॉन का एक झुंड जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा न्यूरॉन होती है इसके अंदर। ठीक है, और ये सेंसिटिव पार्ट होता है। क्या होता है बच्चे? फीमेल का ये क्या होता है? सेंसिटिव पार्ट। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये टेस्ट में पूछी जा सकती है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें यूरिथ्रा की ओपनिंग के अंदर इधर इधर करके फीमेल के अंदर ग्लैंड होता है, कौन सा? स्कैम्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है?
ये आपने याद रखना है। इधर मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। इधर क्या मौजूद होता है? स्कैन्स ग्लैंड मौजूद होता है, ठीक है, जो म्यूकस सीक्रेट करता है। और इधर जो ग्लैंड मौजूद होता है, ये वाला ग्लैंड आपने याद रखना है, ये क्या कहलाता है? ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड। बच्चे ये याद रखना है आपने, इसे बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड, ठीक है बच्चे। तो इसको आपने क्या करना है? याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं डक्ट सिस्टम के ऊपर। डक्ट सिस्टम को पढ़ाने से पहले मैं आपको इधर डायग्राम समझा देता हूं इसका। उसी में डक्ट सिस्टम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आ जाएगी, ठीक है। देखिए इधर, तो डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव, बच्चे ये सारा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा अजीब सा बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझाते हैं क्या क्या बन रहा है इसके अंदर। बच्चे देखें इधर, ये क्या होती है? याद रखने, इसे हम क्या बोलते हैं? पूरी की बात करें तो इसे हम बोलते हैं ओविडक्ट, या इसे हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं बच्चे? फेलोपियन ट्यूब। इसे क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई। बच्चे याद रख लेना, फेलोपियन ट्यूब के अब हिस्से, इसे फिम्ब्राई कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? याद रखने बच्चे, इसे हम कहते हैं एम्प्यूला। इसे क्या कहेंगे? इसे याद रखें, इस्थीमस। क्या कहेंगे बच्चे? इस्थीमस। भाई देखें, ये पूरी क्या है? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, इसका फर्स्ट वाला पार्ट फिम्ब्राई, सेकंड वाला एम्प्यूला, और आखिर वाला क्या होता है? इस्थीमस। इस्थीमस। यूटेरस से ओविडक्ट को कौन जोड़ता है? तो इस्थीमस। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इधर इधर करके क्या मौजूद होती है? ओवरी। क्या मौजूद होती है? ओवरी। और ओवरी किससे अटैच होती है या किससे सपोर्टेड होती है? याद रख लो बच्चे, लिगामेंट से। किससे? लिगामेंट इसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। और याद रखने कि ओवरी के अंदर से, ओवरी के अंदर से जब ये सेकेंडरी oocyte निकलता है, ये किधर निकलता है? पेरिटोनियम केविटी के अंदर। बच्चे किधर? पेरिटोनियम केविटी के अंदर। तब ये फिम्ब्राई क्या कर देते हैं? इसको अपनी तरफ खींचते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। क्या कहेंगे बच्चे? सेकेंडरी oocyte पेरिटोनियम केविटी के अंदर आता है, तो फिम्ब्राई इसको अपनी तरफ खींचते हैं। फिम्ब्राई के अंदर ये जो सुराख बना रहा हूं मैं, इसे हम बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया की मदद से इस सेकेंडरी oocyte को अपनी तरफ खींचा जाता है। अब ये इधर सेकेंडरी oocyte जब पहुंच गया, तो सेकेंडरी oocyte को इधर से एम्प्यूला तक आना है। एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। इस oocyte को, सेकेंडरी oocyte को एम्प्यूला तक लाने के लिए ओविडक्ट के अंदर अल्लाह ताला ने क्या रखे हुए हैं? याद रख लो, इसके अंदर सिलिया रखे हुए हैं। क्या मौजूद है इसके अंदर? ये बच्चे आपने याद रखनी है, ये साथ साथ लिखते जाने हैं चीजें। सिलिया। सिलिया मूवमेंट किसकी करवाता है? सेकेंडरी oocyte की। बच्चे ये बात आपने क्या करनी है? जहन नशीन रखनी है। अब ये क्या होगा? oocyte किधर मौजूद आ जाएगा? एम्प्यूला के अंदर। अब आगे चलते हैं, इधर तक आपको बात समझ आनी चाहिए। ये क्या है? यूटेरस। इधर ये बातें होंगी, इधर ये बातें हम समझेंगे। यूटेरस, यूटेरस का दूसरा नाम हिस्ट्रा, मैंने आपको बताया था। अच्छा, यूटेरस की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, याद रख लें, बाहर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरीमाइटियम। क्या कहेंगे बच्चे? 3 लेयर होती है, बाहर वाली फर्स्ट को पेरीमाइटियम। इसके बाद अंदर जो मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ मसल की, कौन सी बच्चे? स्मूथ मसल की जो बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। सेकंड को क्या कहेंगे बच्चे? मायोमेट्रियम, सेकंड को। इसके बाद अंदर अंदर ये करके जो लेयर होती है बच्चे, ये याद रखनी है आपने, एंडोमेट्रियम। थर्ड लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है कि इधर क्या मौजूद होती है? सर्विक्स। क्या होती है फीमेल की? सर्विक्स। इसके नीचे ये वाली, ये क्या होती है? वजाइना। वजाइना और सर्विक्स दोनों को क्या कहा जाता है? बर्थ कैनाल कहा जाता है।
इसमें से बेबी बच्चा क्या होता है फीमेल की बॉडी से आउट होता है, इसे बर्थ कैनाल कहते हैं। इस वजाइना को क्या कहते हैं? कोप्यूलेटरी कैनाल। याद रख लें, इसे क्या कहते हैं? कोप्यूलेटरी कैनाल। रिसीविंग ऑफ पेनिस। पेनिस को ये क्या करती है? इधर से रिसीव करती है, जिसकी वजह से पेनिस में से इधर से क्या रिलीज होते हैं? स्पर्म। कितने? 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, और स्पर्म किधर जाएगा? एम्प्यूला के अंदर जाएगा। स्पर्म किससे मिलेगा? सेकेंडरी oocyte से मिलेगा, तब जाके सेकेंडरी oocyte किसमें कन्वर्ट होता है? ओवम के अंदर। ये कैसे मैं oogenesis में आपको समझाऊंगा। स्पर्म और ओवम मिले, क्या प्रोसेस हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, फर्टिलाइजेशन किधर होती है? एम्प्यूला के अंदर होती है, ओविडक्ट के एम्प्यूला के अंदर होती है। ठीक है, ये बात आपने क्या करनी है? ज़हन नशीन रखनी है। और स्पर्म कितने आते हैं? 200 to 300 मिलियन स्पर्म। इसके अंदर स्पर्म क्या लगाते हैं? रेस लगाते हैं। 20 से 30 करोड़ स्पर्म रेस लगाते हैं, जिस स्पर्म में सबसे ज्यादा ताकत होती है, वो सबसे पहले जाके ओवम तक पहुंच जाता है। 20 से 30 करोड़ स्पर्म रेस लगाते हैं, एक स्पर्म जीतता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो आप जो पैदा हुए हो, वो 20-30 करोड़ में से एक स्पर्म की वजह से आप पैदा हुए। वो स्पर्म जो आपके फादर का था, उसने स्पीड के अंदर आकर ओवम से क्या हुआ है? ओवम से नहीं, सॉरी, सेकेंडरी oocyte से अटैच हुआ है, जिसके बाद ओवम बना था। ठीक है, इधर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, इधर 32 सेल स्टेज आएगी, ब्लास्टोसिस्ट, वो जाके इधर से यूटेरस के एंडोमेट्रियम से क्या होगा? अटैच होगा। अच्छा, खैर, अब पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से। ये बच्चे बातें याद रखनी है। एंडोमेट्रियम, जब फीमेल को मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसके अंदर कम हो जाते हैं। हार्मोन, मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है, आगे समझाता हूँ। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाते हैं? कम होने की वजह से ये क्या होती है? एंडोमेट्रियम इधर से स्लोज ऑफ हो जाती है, इधर से बह जाती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जो 1 to 5 डेज तक फीमेल को क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसके बाद जब इसके अंदर बच्चा, भाई स्पर्म ओवम मिले, जाइगोट बना, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट इधर आकर अटैच होता है एंडोमेट्रियम में, उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? एम्प्यूला। ओविडक्ट के एम्प्यूला से लेकर ब्लास्टोसिस्ट किधर ट्रेवल करता है? फीमेल के यूटेरस के एंडोमेट्रियम में जब अटैच होता है, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद वो क्या करता है? गेस्टेशन 9 मंथ की करता है। बच्चा जब पूरा बन जाता है, ये बच्चा इसके अंदर क्या हो गया? ये बन गया। ये इसका क्या होता है? उम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या होता है बच्चे? उम्बिलिकल कॉर्ड होता है। और उम्बिलिकल कॉर्ड एलेंटोइड से बनता है। मैं समझाऊंगा कहां से ये क्या प्रोसेस हो रहा है, आगे पढ़ते हैं हम इसको। ये उम्बिलिकल कॉर्ड बन गया। उम्बिलिकल कॉर्ड से आगे ये बच्चे, ये क्या होता है? प्लेसेंटा। बच्चे, ये क्या होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इसको क्या देता है? बच्चे को न्यूट्रिशन देता है। माँ के पेट में जो न्यूट्रिशन देता है, वो कहां से आती है? कौन से पाइप से आती है? प्लेसेंटा से आती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? जब ये 9 मंथ का हो गया, भाई 9 मंथ का हो गया, अब क्या होनी है? पार्चुरेशन होनी है। मैंने आपको क्या बताया था? हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा? सीक्रेट होगा ऑक्सीटोसिन। किधर आकर बैठता है? स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ऑक्सीटोसिन आता है। ऑक्सीटोसिन आएगा किसके पास? मायोमेट्रियम के पास, स्मूथ मसल के पास ऑक्सीटोसिन आएगा। इस स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएगा स्पीड के अंदर, और ये बच्चा फीमेल की बॉडी से क्या होगा? आउट होगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड पार्चुरेशन, जो इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है और पॉजिटिव फीडबैक की वजह से होता है। ये बात आपने क्या करनी है? ज़हन नशीन रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ओवरी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ओवरी के बारे में। और अगर आपने ओवरी समझ ली, तो आगे आपके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह समझना मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है। देखें, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये जो ओवरी है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसका। ठीक है बच्चे, तो ये अगर हमारे पास क्या है? ओवरी है। ठीक है, ओवरी का ये जो पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मेड्यूला। और ये वाला पार्ट ओवरी के अंदर इंटर और आउट होने के लिए, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइलस। क्या कहेंगे बच्चे? हाइलस। हाइलस के जरिए एक तो न्यूरॉन जाती हैं, नर्व्स जाती हैं, और दूसरी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स।
आर्टरी अंदर इंटर होगी, वेन बाहर आउट होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी, हाइलस या हाइलम कह रहे होते हैं, ठीक है, सॉरी हाइलम कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चे, हाइलम, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब होता क्या है, इसके अंदर ओवरी के अंदर ये क्या बनेगा, प्राइमरी फोलिकल बनेगा या प्राइमोडियल फोलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसके बाद क्या बनेगा, ग्राफियन फोलिकल बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ। इधर होगा क्या भाई, देखो जब फीमेल माँ के पेट में, भाई फीमेल किधर है, बच्चा माँ के पेट के अंदर है, उसे क्या कहते हैं हम, फीटस, ठीक है, फीटस है। फीटस के अंदर ही 2 to 20 लेक्स 20 लेक्स क्या बन जाते हैं बच्चे, oocyte बन जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल फोलिकल। मैं आगे समझाता हूँ सारी चीजें आपको। प्राइमोडियल फोलिकल, प्राइमोडियल फोलिकल बने होते हैं। अच्छा, अब ये प्राइमोडियल फोलिकल बन गए, बच्चा जब माँ के पेट के अंदर है, ठीक है, प्राइमोडियल फोलिकल। देखते हैं भाई ये क्या होता है, ये क्या बना रहा हूं, प्राइमोडियल फोलिकल, या इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फोलिकल। बच्चे ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है और इसको अच्छी तरह समझना है, ताकि आगे आपको समझ आ सके। अच्छा, और इसके ऊपर ये क्या बन जाते हैं, फोलिक्यूलर सेल, ठीक है। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फोलिकल। और ये प्राइमरी फोलिकल जो हैं, याद रख लो, 2 to 20 लेग्स फीटस के अंदर होते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में, लड़की या बच्ची जो होती है माँ के पेट में होती है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फोलिकल, ठीक है। अब बच्ची जब 13 साल की होती है, 13 ईयर्स की, जब जवान होती है, 13 ईयर्स, ठीक है, फीमेल जब जवान होती है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिनार्के, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके अंदर बच्चे होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस से, बच्चे ये समझने वाली बातें हैं सारी ना, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, किधर जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। बच्चे ये याद रखनी है आपने बातें, इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर से किसको रिलीज करवाएगा, एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। तो समझ जाइए बच्चे कि इधर क्या आ चुका है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ चुका है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस प्राइमरी फोलिकल को किसके अंदर, या इसे हम क्या कह रहे होते हैं, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी 1 डिग्री, इसे क्या कहेंगे बच्चे, oocyte। प्राइमरी फोलिकल को किसमें कन्वर्ट करवाएगा, सेकेंडरी फोलिकल के अंदर। याद रखो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी फोलिकल से क्या बनेगा, सेकेंडरी फोलिकल। ये बच्चे ये बातें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये क्या बन गया, प्राइमरी फोलिकल से क्या बन गया, ये सेकेंडरी फोलिकल बन गया। अब ये सेकेंडरी फोलिकल तो बना, इसके साथ एक लेयर बन जाती है इसके ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, थीका लेयर। क्या कहेंगे बच्चे, थीका लेयर। और इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फोलिकल। इसे हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री, या सेकेंडरी, सॉरी, इसे भी हम प्राइमरी फोलिकल ही कहेंगे, ये सेकेंडरी फोलिकल है, सॉरी, प्राइमरी oocyte कहेंगे, सेकेंडरी फोलिकल। और इसे हम कहेंगे क्या, ये प्राइमरी oocyte, ये भी प्राइमरी oocyte है, ये भी प्राइमरी oocyte है, लेकिन ये प्राइमरी फोलिकल से क्या बन चुका है, सेकेंडरी फोलिकल बन चुका है। अब ये सेकेंडरी फोलिकल से आगे जाकर क्या बनेगा, टर्शियरी फोलिकल। ये कैसे बनेगा, इसको हम देख लेते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया इस तरफ, तो थोड़ा सा हम ओवरी को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी फोलिकल से आगे ये क्या बनेगा बच्चे, टर्शियरी फोलिकल। क्या बनेगा, टर्शियरी फोलिकल। मैं समझाता हूं इसके अंदर क्या होगा। देखो बच्चे, इस टर्शियरी फोलिकल के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास, इसके अंदर ये क्या था, प्राइमरी oocyte था ना, ये प्राइमरी oocyte, इसकी बात हो रही है बच्चे, प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte। इसको पहले मैं इधर बना दूं, ये क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte से ये जो सेकेंडरी oocyte बनता है, ये कौन से प्रोसेस से बनता है, मियोसिस से। बच्चे इसके अंदर मियोसिस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है ना, कंप्लीट क्या होती है, मियोसिस होना शुरू हो जाती है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट क्यों नहीं होती, मैं आगे oogenesis में आपको समझाता हूँ। अभी ये सेकेंडरी oocyte तो बन चुका है, इसके बाहर ये क्या है, फोलिकुलर सेल।
फोलिकुलर सेल के बाहर ये क्या बन जाता है, एंट्रम। क्या बन जाता है बच्चे, एंट्रम बन जाता है। ठीक है, ये एंट्रम बन चुका है। ठीक है, ये क्या है, सेल है। ठीक है बच्चे, अब ये जो थीका लेयर थी, थीका लेयर डिफरेंशिएट हो जाती है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है बच्चे, ये क्या है, थीका एक्सटर्ना, और इसे हम क्या बोलेंगे, थीका इंटरना, थीका इंटरना। और एक और बात याद रखनी है कि सेकेंडरी ऊसाइड के ऊपर, सेकेंडरी ऊसाइड के ऊपर बच्चे ये वाली, ये सेकेंडरी ऊसाइड है ना, इसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा बन जाती है। ये मैं समझाऊंगा आगे, पेल्यूसिडा। और ये क्या होती है, नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, मींस कि इसके अंदर सेल नहीं होते, नॉन सेल्यूलर लेयर होती है। ये किससे बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। बच्चे इन चीजों को आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये टर्शियरी फॉलिकल बन चुका है, तो टर्शियरी फॉलिकल से आगे क्या बनेगा बच्चे, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगा, अब ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनेगा मैं आपको समझा देता हूं। भाई ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, कोई इतनी डिफरेंशिएशन इसके अंदर नहीं है। भाई ये सेकेंडरी ऊसाइड, इसके ऊपर ये जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा बन गई। ये क्या है, थीका लेयर, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बना देते हैं। भाई ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, और इसके अंदर ये फॉलिकुलर सेल सारे किधर चले गए हैं, साइड पर। अच्छा, इसके अंदर याद रख लो एक लेयर इधर बन जाती है, एक लेयर किधर बनेगी बच्चे, इधर बनेगी, ये बन चुकी है। अच्छा, इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो लेयर होती है इसे बोलते हैं जर्मिनल हिल। क्या कहेंगे बच्चे, जर्मिनल हिल। और इसके नीचे इधर करके, अच्छा सॉरी, इसे जर्मिनल हिल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कोरोना रेडिएटाए, रेडिएटाए। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, इन सेल को क्या कहेंगे बच्चे, जर्मिनल हिल, जर्मिनल हिल। ठीक है, और बच्चे ये जो एंट्रम था छोटा सा, ये क्या था, एंट्रम। अब इधर क्या हो चुका है, एंट्रम लार्ज हो चुका है। बच्चे क्या हो चुका है, एंट्रम लार्ज हो चुका है। थोड़ा सा देखें मोबाइल की तरफ भी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है हमारी। ओके, ठीक है, तो एंट्रम क्या हो जाता है, इधर लार्ज हो जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल। इधर तक बच्चे आपको बात समझ आ चुकी है, तो आगे जाके हम क्या करते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या आपको समझ आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, और स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और कौन सा, ग्राफियन फॉलिकल आपको क्या आ चुका है, समझ आ चुका है। ठीक, तो इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई इससे आगे हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और बल्कि गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस के अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। इधर हम क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चे इधर हम क्या पढ़ेंगे, ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है बच्चे, मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था, सर्टोली सेल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और आती कहां से, यॉर्क से। ये आपको पता था। भाई ये किसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, अच्छा सर्टोली सेल की बात नहीं हो रही, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात हो रही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्म सेल थी जो यॉर्क सेल, यॉर्क सेल से आती थी। तो इधर किसकी बात हो रही है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस किधर होगी, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल के अंदर। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, जर्म सेल, जर्म सेल। जर्म सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया करेंगे क्या बच्चे, ये करेंगे माइटोसिस, अपनी तादाद बढ़ाएंगे। तादाद बढ़ाएंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके क्या करेंगे बच्चे, म्योसिस करेंगे। म्योसिस करके किसमें कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट होगा? स्पर्माटिड के अंदर। स्पर्माटिड्स किसमें कन्वर्ट होंगे? स्पर्म्स के अंदर। बच्चे देखो इधर जर्म सेल क्या था? डिप्लॉइड था। भाई क्या था? कुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 46 क्रोमोसोम थे। डिप्लॉइड सेल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस की, माइटोसिस में जितने ऊपर सेल उतने ही नीचे सेल, उतने ही नीचे क्रोमोसोम, सॉरी। तो इसके अंदर भी 46। अब जब इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने म्यूसिस की तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 46 या 2n नहीं होगा, अब 23 क्रोमोसोम होंगे और n, इसे बोलेंगे हेप्लाइड, इसे बोलेंगे मोनोप्लाइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर क्या करता है? म्यूसिस करता है ना। ये म्यूसिस 1 हो गई, इधर म्यूसिस 2 होती है, ये म्यूसिस 1, इसे हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मैं समझाता हूं क्या प्रोसेस चल रहा है। रिडक्शनल डिवीजन, इसे हम बोलते हैं सिंपल माइटोटिक डिवीजन। इधर क्या हुई है? सिंपल माइटोटिक डिवीजन। बच्चे इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल माइटोटिक डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मींस क्या होता है? ऊपर कितने थे? 46, नीचे कितने बने? 23। तो 46 से 23 क्या हुई है? रिडक्शन हुई है ना। नीचे सिंपल माइटोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्माटिड्स के अंदर कन्वर्ट हुए। स्पर्माटिड्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 हेप्लाइड होता है। 23 से 23 बने, तो ये माइटोसिस की तरह नहीं है। माइटोसिस में क्या होता था? जितने ऊपर क्रोमोसोम उतने ही नीचे क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये सिंपल माइटोसिस की तरह प्रोसेस हो रहा होता है। मैं आपको ना इधर समझा देता हूँ थोड़ा बच्चे, म्यूसिस के बारे में समझा देता हूँ। देखो म्यूसिस में ये 46 क्रोमोसोम, इससे कितने बनते हैं? 23, 23, इससे आगे 23, 23। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसे कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। बच्चे आप मुझे बताएं 46 से 23 हो रहे हैं तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन कह सकता हूं, कम हो रहे हैं ना 46 से 23। अच्छा सेकंड म्यूटिक डिवीजन, सेकंड म्यूटिक डिवीजन को मैं सिंपल माइटोटिक डिवीजन नहीं कह सकता। माइटोसिस में क्या होता है? जितने ऊपर क्रोमोसोम उतने ही नीचे, तो जितने ऊपर है उतने ही क्या है? 23 ऊपर 23 नीचे है ना, तो इसे मैं सिंपल माइटोटिक डिवीजन भी तो कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? ठीक है, इधर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। मैं देखो हमारे पास क्या था? जर्म सेल, ठीक है। जर्म सेल डिप्लॉइड होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर, स्पर्मेटोगोनिया जिसे कहते हैं। इसके अंदर हुई माइटोसिस, माइटोसिस के तहत क्या बने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। ये क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ए को लेकर चलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुई? म्यूसिस। ये 2n, ये 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुई म्यूसिस, इससे क्या बने बच्चे? एन बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये क्या बन चुका है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगी। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हो गई है, अब सेकंड, सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगी, तब क्या बनेंगे? स्पर्माटिड्स बनेंगे। बच्चे क्या बनेंगे? स्पर्माटिड्स। तो आप मुझे बताओ एक जर्म सेल से, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बन रहे हैं? बच्चे 4 बन रहे हैं। स्पर्माटिड से आगे स्पर्म बनेगा। देखते हैं भाई, इधर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। oogenesis थोड़ा देखते हैं बाद में। मैं देखो मैंने आपको क्या बताया था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अगर मैं ये बनाऊं, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या मौजूद थे? ये क्या मौजूद है? जर्मिनल एपिथेलियम। ऐसे ही था बच्चे, क्या था? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या मौजूद है? जर्म सेल। जर्म सेल से क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से म्यूसिस हुई तो क्या बना? जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया हम इसे कहते हैं। इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, माइटोसिस हुई, ठीक है। अच्छा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर म्यूसिस हुई तो इससे क्या बने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब म्यूसिस होती है तो इससे क्या बनते हैं? स्पर्माटिड्स। देखो बच्चे ये क्या थे? जर्म सेल, दोबारा समझाना पड़ रहा है बच्चे आपको। ये जर्म सेल, जर्म सेल के अंदर क्या हुई? माइटोसिस। भाई क्या हुई? माइटोसिस। इसमें क्या बनेगी? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, टीएसजी, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बने, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर म्यूसिस हुई तो इससे क्या बने? एन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर म्यूसिस 2 हुई तो इसके अंदर क्या बने? गोल गोल से स्पर्माटिड्स बने। बच्चे ये बन गए। अब ये स्पर्माटिड्स किधर जाते हैं? इधर गोल गोल से सेल होते हैं,
जिसे हम सर्टोली सेल कहते थे, ये स्पर्माटिड्स इधर गए और इधर जाकर किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, स्पर्म के अंदर। अभी देखो बच्चे, इस पूरे प्रोसेस को, जर्म सेल से जो स्पर्म बना है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, स्पर्माटिड्स से जो स्पर्म बनता है, स्पर्माटिड्स से जो स्पर्म बनता है, स्पर्माटिड्स गोल सेल होता है। कैसा होता है बच्चे, गोल सेल होता है। इससे क्या बनता है, स्पर्म बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मिएशन, सॉरी, इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब जब ये स्पर्म सर्टोली सेल के ऊपर है, तो जब ये सर्टोली सेल से बाहर निकलेगा, भाई ये क्या था, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से स्पर्म जब रिलीज होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में देखो, स्पर्मेटिड किसके ऊपर मौजूद था, सर्टोली सेल के ऊपर। ये क्या है, सर्टोली सेल। भाई ये क्या है बच्चे, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के ऊपर क्या आया, स्पर्मेटिड। किसमें कन्वर्ट हुआ, स्पर्म के अंदर। स्पर्मेटिड टू स्पर्म क्या प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जब स्पर्म जो है इसमें से रिलीज होगा सर्टोली सेल से, तो कौन सा प्रोसेस होगा, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन भाई सिंपल देख लो, ये सर्टोली सेल एक मिसाल है, ये क्या है, सर्टोली सेल, ये क्या है, स्पर्म। स्पर्म जब इसमें से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ये याद रखनी है आपने बात, ठीक है। और ये भी याद रखनी है कि स्पर्म जो होते हैं 20 to 30 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, बनते हैं इंसान मर्द के अंदर डेली। 20 to 30 मिलियन स्पर्म डेली इंसान के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये क्या होगी, स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मियोजेनेसिस आपको आनी चाहिए। इसके बाद oogenesis की तरफ हम आते हैं। बच्चे oogenesis देखें, oogenesis देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है, जब एक लड़का जवान होता है, 13 साल का होता है। oogenesis कब होती है, जब फीमेल माँ के पेट के अंदर है, फीटस है, छोटी है, 9 मंथ से भी कम है, तब oogenesis क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। oogenesis के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर जर्म सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जर्म सेल किधर मौजूद होते हैं, ओवरी के अंदर। जर्म सेल क्या करते हैं बच्चे, माइटोसिस करके क्या बनाते हैं, या जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, oogonia भी कह रहे होते हैं, ठीक है बच्चे। क्या कहेंगे, oogonia। ये माइटोसिस करेगा तो इससे क्या बनेंगे, प्राइमरी oocyte। क्या बनेंगे, प्राइमरी oocyte। और इसने माइटोसिस की है तो oogonia क्या था, डिप्लॉइड था, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम था 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या इसे हम कहते हैं फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसने माइटोसिस की तो प्राइमरी oocyte में भी 2n है, ये भी डिप्लॉइड है, इसके अंदर भी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब प्राइमरी oocyte के अंदर याद रख लो क्या होगी, मियोसिस। और मियोसिस कौन सी, मियोसिस 1, ठीक है। अभी फीमेल माँ के पेट में तब ये oogenesis चल रही है। अब क्या होगा, प्राइमरी oocyte से क्या बनेंगे, याद रख लो, हमारे पास प्राइमरी oocyte से क्या बनेंगे, सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte किधर आकर रुक जाएगा, प्रोफेज 1 के ऊपर, ठीक है, प्रोफेज 1। अच्छा मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी oocyte इधर हम नहीं कहते सेकेंडरी oocyte, इधर हम इसे क्या बोल देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। क्या कह देते हैं हम इसे, प्राइमरी फॉलिकल कह देते हैं, ठीक है। या सेकेंडरी oocyte भी कह सकते हैं, फिर आप लिख लें सेकेंडरी oocyte ही लिख लें इधर। आप क्या लिख लें इधर, सेकेंडरी oocyte ही लिख लें, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के अंदर ये कहां पर रुक जाएगा, प्रोफेज 1 के ऊपर। जब फीमेल क्या है, एक फीटस है, क्या है, फीटस। इधर प्रोफेज 1 के ऊपर ये रुका हुआ है। अब फीमेल क्या बनेगी भाई, चाइल्ड। जब माँ के पेट से बाहर आएगी, चाइल्ड बर्थ होगी, चाइल्ड बनेगी। इसके बाद जब ये क्या होगी, एडल्ट होगी, तो क्या आएगा, एफएसएच आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा। ये जो सेकेंडरी oocyte हम लिख रहे हैं, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमोडियल फॉलिकल कह रहे हैं, इसके अंदर ना थोड़ा सा मुझे शक पड़ रहा है कि कुछ कहीं गलती हो रही है, ठीक है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल, इसको आप प्राइमोडियल फॉलिकल लिखें। क्या लिखें, प्राइमोडियल फॉलिकल लिखें, ठीक है। या आप इसको सिर्फ लिखें प्राइमरी oocyte।
प्राइमरी oocyte के अंदर म्योसिस वन कहां पे रुकी हुई है? प्रोफेज वन के ऊपर। बस इतनी आप बात याद रखते हैं, प्रोफेज वन के ऊपर ये रुकी हुई है। और इससे हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी oocyte से क्या बना हुआ है? प्राइमोडियल फॉलिकल बना हुआ है। ठीक है बच्चे, प्राइमोडियल फॉलिकल। अब मसला हल है। अच्छा, अब जब ये चाइल्ड बनती है, एडल्ट होती है, जवान होती है, तो इसके अंदर क्या आता है? FSH। अब सही है मसला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर याद रखने क्या कंप्लीट होती है? म्योसिस वन क्या हो जाती है? इधर कंप्लीट हो जाती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इधर म्योसिस वन को कंप्लीट करवाता है। म्योसिस वन क्या हो जाती है? इधर कंप्लीट होती है। म्योसिस वन जब कंप्लीट होती है तो इस प्राइमोडियल फॉलिकल से क्या बनता है? एक बनता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा बच्चे? सेकेंडरी oocyte। और दूसरी क्या बनेगी? पोलर बॉडी। दूसरी क्या बनेगी? पोलर बॉडी, जो आखिर में डीजनरेट होगी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि ये प्राइमोडियल फॉलिकल से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया तो प्राइमोडियल फॉलिकल से या प्राइमरी फॉलिकल से पहले क्या बना होगा? सेकेंडरी फॉलिकल। फिर क्या बना है बच्चे? टर्शरी फॉलिकल। फिर क्या बना है? टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी oocyte किधर आकर रुकेगा? म्योसिस टू पर। म्योसिस टू के अंदर किधर? मेटाफेज टू के ऊपर इसका क्या हो जाएगा? ये रुक जाएगा। अब सेकेंडरी oocyte के ऊपर अगर स्पर्म आता है, स्पर्म आता है सेकेंडरी oocyte के साथ मिलता है तो ये म्योसिस टू कंप्लीट करेगा। म्योसिस टू क्या करेगा बच्चे? कंप्लीट करेगा, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के पास स्पर्म आएगा तो म्योसिस टू कंप्लीट करेगा। मेटाफेज टू, स्पर्म के आने से मेटाफेज टू का जो हाल्ट है वो खत्म हो जाएगा और एनाफेज क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। एनाफेज क्या हो जाएगी बच्चे? स्टार्ट हो जाएगी। और सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगी? एक और पोलर बॉडी बनेगी और इससे क्या बन जाएगा? ओवम बन जाएगा। अब म्योसिस टू, सेकेंडरी oocyte क्या था? एन, स्पर्म आके मिला एन, इससे आगे जो ओवम बनेगा वो भी एन, क्योंकि इधर क्या हो रही है? म्योसिस हो रही है ना बच्चे, ओवम बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा? ओवम बन जाएगा। ठीक है, और ओवम से आगे जाकर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ओवम से आगे क्या बनेगा बच्चे? जाइगोट बनेगा। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं देखो होगा क्या, जब फीमेल माँ के पेट के अंदर होती है या फीटस होती है, ठीक है, उसके अंदर 2 to 20 लेग्स क्या होते हैं? oocyte होते हैं, जिसके अंदर क्या उन्हें हम कह रहे होते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल ऐसे ही रहते हैं जब फीमेल का जन्म होता है, पड़े होते हैं। ठीक है, या मैं आपको बताऊं oogenesis जो होती है, थोड़ी सी हम दोबारा देख लेते हैं इसको। फीमेल की बॉडी के अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर oogenesis स्टार्ट होती है जब फीटस होती है। 2 to 20 लेग उसके अंदर क्या होते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल बने होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई? जर्म सेल होते हैं या oogonia होते हैं। oogonia के अंदर माइटोसिस होती है, प्राइमरी oocyte बनते हैं। प्राइमरी oocyte के अंदर म्योसिस वन क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। म्योसिस वन के तहत क्या बनता है? प्राइमोडियल फॉलिकल बनता है। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल जैसे ही बनता है, म्योसिस वन प्रोफेज वन के ऊपर क्या हो जाती है? ये रुक जाती है। बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड होती है, फिर एडल्ट होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, प्राइमोडियल फॉलिकल को सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करवाता है। म्योसिस वन कंप्लीट करवाता है, सेकेंडरी oocyte बनता है प्राइमरी oocyte से। सेकेंडरी oocyte जब बन जाता है, इधर म्योसिस वन कंप्लीट, म्योसिस टू जो होती है स्टार्ट होती है और ये मेटाफेज टू के ऊपर आकर रुक जाती है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में इधर जब स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा तो मेटाफेज टू आगे प्रोसीड होगा। स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte से मिलेगा, ओवम बनेगा, ओवम से आगे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये बात आपने थोड़ी सी जेन के अंदर रखनी है, इसको दोबारा आप क्या कर लेना, बेशक सुन लेना। इधर पोलर बॉडी क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। उधर हमने देखा था कि उधर प्राइमरी oocyte से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। इधर एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बनता है, तो इसी वजह से स्पर्म ज्यादा होते हैं और ओवम कम होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो इधर, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर आते हैं। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं? फीमेल के अंदर मेंसेस आते हैं, ठीक है, या हम उसे बोलते हैं मंथ्स या पीरियड। ठीक है, मेंसेस, मंथ्स, पीरियड। ठीक है, अब ये कितने डेज का हो सकता है? 28, 29, 30, 45 डेज तक भी
जा सकता है। अब इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन सी साइकिल चल रही होती है? एक ओवेरियन साइकिल चल रही होती है, एक यूटेराइन साइकिल चल रही होती है। एक ओवेरियन साइकिल, दूसरी कौन सी? यूटेराइन साइकिल। इसके अंदर क्या कर रही होती है? चल रही होती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज की है, जो नॉर्मल फीमेल के अंदर कितने डेज की होती है? 28 डेज की। इसको हमने डिफरेंशिएट किया है मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर, मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर। नंबर 2 इसको हमने डिफरेंशिएट किया है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग फेज के अंदर। इसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया है ओव्यूलेशन फेज के अंदर। इसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया है कार्पस लूटियम फेज के अंदर। ठीक है, देखो बच्चे, ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है ये कौन से डे से कौन से डे तक होता है? 1 to 5 डेज। क्या होता है? सारी चीजें हम देखते हैं। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फेज होता है ये 6 to 12 डेज। ठीक है, इसके बाद ये ओल्ड बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ये 13 to 15 डेज। ओव्यूलेशन असल में 14 डेज के ऊपर होती है। ओल्ड बुक के हिसाब से 13 to 15 मींस के 14 डेज के ऊपर ओव्यूलेशन हो जाती है। सेकेंडरी oocyte में से ओवम निकल आता है, इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte में से या ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो सेकेंडरी oocyte में से भी निकलता है, ओवरी में से भी निकलता है, उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। बहुत इजी है, आगे देखते हैं। 14 डेज पे होता है, ये 5 मिनट से कम वक्त में हो जाता है न्यू बुक के हिसाब से अगर देखें तो। 16 to 28 डेज में क्या होती है? कार्पस ल्यूटियम फेज होती है। अब होता क्या है मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर? मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर याद रख लो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है? कम होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है? कम होता है। ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। पहले मैं आपको बता दूं oogenesis कैसे होता है। oogenesis के अंदर कुछ प्रोसेसेस मैंने छोड़ दिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं देखो, oogenesis कब स्टार्ट होती है? जब हाइपोथैलेमस में से, बच्चे हाइपोथैलेमस, इधर समझ आएंगी चीजें। हाइपोथैलेमस में से क्या रिलीज होगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किधर आएगा? ये आएगा बच्चे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा कौन सा? लिटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? प्राइमोडियल फॉलिकल को, बच्चे क्या कर रहा था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमोडियल फॉलिकल को किसके अंदर कन्वर्ट करवा देता है? सेकेंडरी, टर्शियरी और आगे किसमें? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करवाता था। ऐसी था या नहीं था भाई? ये क्या है? प्राइमोडियल फॉलिकल को मैंने आपको ओवरी के स्ट्रक्चर में सारा समझाया था। प्राइमोडियल फॉलिकल को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके अंदर कन्वर्ट करवाता है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। और ये सारे का सारा काम किसके अंदर हो रहा है? ये ओवरी के अंदर हो रहा था। मैंने आपको अच्छी तरह उधर समझाया था। अच्छा, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने कर दिया। ये क्या बन गया? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये क्या है? इधर प्राइमरी oocyte था, इधर क्या बन गया है? सेकेंडरी oocyte। अब क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से, ये ग्राफियन फॉलिकल है ना, इधर क्या मौजूद है? ये सेकेंडरी oocyte है। भाई हुए या नहीं है? सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte इस ग्राफियन फॉलिकल से और इस ओवरी से बाहर जो निकालता है कौन सा हार्मोन? लिटिनाइजिंग हार्मोन। इसको क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल को और इस ओवरी को रप्चर करके इस सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालेगा। और ये करेगा कौन? लिटिनाइजिंग हार्मोन करता है। अब देखो इधर बच्चे, होता क्या है? जब ये ओवरी से बाहर आ गया, ओवरी से बाहर आएगा तो फिम्ब्राई इसको क्या करेंगे? अपनी तरफ खींच लेंगे ओस्टिया के जरिए। किधर आ जाएगा? ओविडक्ट में। ओविडक्ट से कहा जाएगा? एम्प्यूला के अंदर। एम्प्यूला के अंदर इसकी क्या हो जाएगी?